जय हिंद दोस्तों, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग वन लाइनर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहले वीडियो में 1 से लेकर 35 क्वेश्चन डील हो चुका है। अब इसके बाद 35 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कलेक्शन करके मैं क्वेश्चन को लाया हूँ आप लोगों के सामने। कई बार पूछा जा चुका है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा उसको गौर समझिएगा, गौर सुनिएगा। ये एसएससी ग्रुप डी, दरोगा सब में काम आने वाला है, इसलिए अच्छा समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसे मृतकों का टीला के नाम जानते हैं? मृतकों का टीला किसे नाम जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। देखिए, एकदम गौर सुनिएगा। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है। ये सब मिली है मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, इतिहास का पिता हेरोडोटस किसके दरबार में रहते थे? देखिए, पहला प्रश्न ये है कि इतिहास का पिता कौन था? तो हेरोडोटस किसके दरबार में रहते थे? तो ये ईरान के शासक डेरियस प्रथम के दरबार में रहते थे। ठीक है, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। डेल्टा शब्द का जन्मदाता भी कहता है। जो ज्योग्राफी वाला डेल्टा होता है, नदी जो डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा शब्द का जन्मदाता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को ही कहते हैं। इतिहास का पिता कौन? हेरोडोटस। किसके दरबार में? तो ईरान के शासक डेरियस प्रथम के दरबार में। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं DPSP, यानी नीति निर्देशक तत्व। ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। देखिए, ये भाग 4 में है। संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में 22 भाग हैं। तो 22 भाग में से चौथा जो भाग है उसमें है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51। किस भाग में? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता दूं कि ये सरकार के ऊपर है, ये लागू कर भी सकती है, नहीं भी लागू कर सकती है। न्यायालय में इसे पेश नहीं किया जा सकता है। जैसे मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो न्यायालय में पेश किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व का अगर लागू सरकार नहीं करेगी तो आप न्यायालय में पेश नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया? तो यह है 61वां संविधान संशोधन 1989। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, किस अनुच्छेद में मत देने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 326 में मत देने का अधिकार है, याद रखिएगा। मत देना कैसा अधिकार है? तो मत देना हम लोग का राजनीतिक अधिकार है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट एंड माउथ रोग जंतुओं में किसके कारण होता है? देखिए, फुट एंड माउथ रोग जो है ना, जानवरों में होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण, यानी विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग होगा। क्वेश्चन आएगा कि फुट एंड माउथ रोग किस में होता है? तो जानवरों में होता है, याद रखिएगा। किसके कारण? तो वायरस यानी विषाणु के कारण होता है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो उसकी प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, त्यागने की प्रवृत्ति तो ऑक्सीकरण कहला गई। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? अवकरण। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अवकरण कहलाएगा, और त्यागेगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, याद रखिएगा। किस नदी को पार करने के लिए सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था? मैं अभी NCERT सार संग्रह और क्राउन का जो सीरीज चला रहा हूँ, मगध चल चुका है, मगध स्टार्ट हो चुका है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य मैं क्लियर कर चुका हूँ, कल की वीडियो में टेस्ट भी ले चुका हूँ। नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट मैं बताता हूँ, फिर इसको मैं टेस्ट लेता हूँ। तो ये था ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। अगर सिकंदर की बात किया जाए तो सिकंदर का जो असली नाम था वो था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप।
माता का नाम था ओलंपिया। ओलंपिया पर ही ओलंपिक जो मैच होता है इन्हीं की सिकंदर की माता के नाम पर ही होता है, ओलंपिया। पत्नी का नाम था रेक्सोना। सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस और थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, ये ध्यान रखना आपको। काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो काकवर्ण के नाम से काला शोक को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि काला शोक का जो रंग होता है काले कौवे की तरह होता है, इसलिए काला शोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण, ये काला शोक किस वंश से था? तो शिशुनाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। उन शिशुनाग का पुत्र है काला शोक, ठीक है, याद रखिएगा। और काला शोक को काकवर्ण के नाम जानते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में काला शोक के शासन काल में हुई थी, याद रखिएगा। आनंद भवन कहाँ है और किसने बनवाया? तो आनंद भवन जो है इलाहाबाद में, इलाहाबाद का एक चर्च रोड एरिया है, वहीं पर है आनंद भवन, ठीक है। किसने बनवाया? तो इसको मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था, याद रखिएगा। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना हुई है 1965 में। सीआईएसएफ की स्थापना हुई है 1969 में। आईटीबीपी की स्थापना हुई है 1962 में। एनएसजी की स्थापना हुई है 1984 में। सीआरपीएफ की स्थापना हुई है 1939 में, याद रखिएगा। जितने भी पॉइंट है ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो महाप्रयाण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है, ठीक है। चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर। एकता स्थल, सब समाधि स्थल मैं बता रहा हूँ। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि संकल्प दयाल शर्मा। वीर भूमि राजीव गांधी। विजय घाट मोरारजी देसाई। राजघाट महात्मा गांधी, सबकी समाधि स्थल है, इसको याद रखिएगा। जितने भी मैं पॉइंट बताऊं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। माता बसंत की उपाधि महात्मा गांधी ने किसे दी थी? तो माता बसंत की जो उपाधि है महात्मा गांधी ने एनी बेसेंट को दिया था। किसे दिया था? एनी बेसेंट को दिया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन से याद रखिएगा। 1898 कब? 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी कॉलेज को 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम दिया। किस कॉलेज को? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम दिया, ये ध्यान रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब मिला? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 मिला। ये पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है 1987 में, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और बात बता दूं, अगर भारत रत्न की बात की जाए तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई है। कब हुई है भारत रत्न की शुरुआत? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई है। सबसे पहले किसे मिला है? तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है। पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न मिला सीवी रमन को। पहले प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। भारत रत्न का जो चिन्ह होता है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है, उसमें सूर्य का चिन्ह बना होता है, याद रखिएगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। देखिए रग्बी फुटबॉल अगर बात किया जाए तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, याद रखना है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। वाटर पोलो में 7। पोलो में 4। खो खो में 9। कबड्डी में 7। नेटबॉल में 7। वॉलीबॉल में 6। बास्केटबॉल में 5। जिम्नास्टिक में 8। जितने भी पॉइंट हैं बहुत ही वीवीआई है, सबको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया, ये किस वंश से थे? पहले याद रखना है कि विजय स्तंभ है कहाँ? तो चित्तौड़ राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, वहीं पर विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। ये सिसोदिया वंश से थे। किस वंश से थे? तो सिसोदिया वंश से थे, याद रखिएगा, राणा कुंभा। खतौली का युद्ध कब हुआ? पहला क्वेश्चन। तो खतौली का जो युद्ध हुआ है 1518 में हुआ है। कब हुआ खतौली का युद्ध? 1518 में हुआ है, याद रखिएगा।
किसके किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसी युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर को गंवा देता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आता है। खतौली का युद्ध कब हुआ? तो 1518 में हुआ खतौली का युद्ध। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार क्लियर होगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है, लाल रक्त जिसको कण बोलते हैं, उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। अगर आरबीसी की बात की जाए तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का होता है। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन दो एग्जाम्पल है ऊंट और लामा, ये इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। कहाँ होती है आरबीसी की मृत्यु? यकृत और प्लीहा में होती है। इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, याद रखिएगा। आरबीसी की संख्या किस में मापते हैं हम लोग? तो आरबीसी की जो संख्या है उसको हीमेटोसाइटोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? हीमेटोसाइटोमीटर में मापते हैं आरबीसी की संख्या को। मानव व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ये क्षारीय है, याद रखिएगा। पीएच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच जो फुल फॉर्म होता है ना पीएच, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, याद रखिएगा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में जो पौधा उगते हैं उनको कहते हैं ज़ीरोफाइट। क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट। ठीक है, नमकीन क्षेत्र में जो पौधा उगते हैं क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हेलोफाइट। फिर से समझिएगा, रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट। नमकीन क्षेत्र में जो उगते हैं उसको हेलोफाइट। दलदली क्षेत्र में जो उगते हैं उनको हाइग्रोफाइट, याद रखिएगा। और कड़ी चट्टानों में जो उगते हैं उसको कहते हैं लिथोफाइट। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ लिखा गया है। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रजाति की उत्पत्ति। ऑरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब होता है प्रजाति की उत्पत्ति। ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री चार्ल्स डार्विन ने नेचर सिद्धांत को दिया है, ये भी ध्यान रखना। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला? तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 मिला है, याद रखिएगा। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नानाजी देशमुख ये समाज सेवक हैं। और भूपेन हजारिका असम के गायक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के जो संस्थापक हैं वो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। कौन है? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं खालसा पंथ के संस्थापक। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1666 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख के टोटल कितने गुरु हुए? सिख के टोटल 10 गुरु हुए। कई बार हम सीक्वेंस से पूछता है, याद रखिएगा। पहले गुरु कौन हो गए? गुरु नानक, यानी जिसको संस्थापक भी मान सकते हैं। गुरु नानक पहले, दूसरे हुए गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। इस सीक्वेंस से पूछता है, ये भी ध्यान रखना आपको। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? देखिए, शुष्क सेल जो बैटरी होती है उसमें 2 पॉइंट होती है, एनोड होती है, कैथोड होती है। ठीक है, तो एनोड जो होती है वो प्लस चार्ज होता है और कैथोड जो होती है वो माइनस चार्ज की होती है। तो एनोड जो है ग्रेफाइट का बनता है, याद रखिएगा। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आप कपूर को जलाते हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बन जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयलक्ष्मी कप संबंधित है किस खेल से? तो जो जयलक्ष्मी जो कप है वो है टेबल टेनिस, महिला टेबल टेनिस, याद रखिएगा। जयलक्ष्मी कप जो है महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। बेटन कप बोलेगा तो
हॉकी, याद रखिएगा, ठीक है। रंगास्वामी हॉकी, आगा खां हॉकी, ठीक है। फुटबॉल बोलेगा डुरंड कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। क्रिकेट में आ जाइए, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी जो हो गया क्रिकेट, ठीक है, याद रखिएगा। बैडमिंटन से पूछता है नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सब क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 49 डेज जो पुस्तक है वो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। देखिए, दिल्ली में एक बार केजरीवाल की सरकार बनी थी 49 दिन की, इसी पर 49 डेज पुस्तक लिखा था। किसने? अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम की एक और पुस्तक है कागज़ दे कैनवास, कागज़ दे कैनवास पुस्तक है अमृता प्रीतम की। 49 डेज है अमृता प्रीतम की, ये ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया? देखिए, मौलिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये पहले हमारे संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, याद रखिएगा। किस भाग में है? तो भाग 4 के क्लॉज 1 में, यानी भाग 4 का का में है। अनुच्छेद बोलेगा तो 51 का का, ठीक है। भाग बोलेगा तो 4 का, अनुच्छेद बोलेगा तो 51 का, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। जल्दी मैं संविधान का वीडियो ला रहा हूँ, एक पार्ट में बताऊँगा एकदम डिटेल से। नेक्स्ट है नल सरोवर अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर अभयारण्य जो है गुजरात में है, ठीक है। गुजरात की बात की जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ठीक है। और एक दो जान लीजिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक, तुंगभद्रा अभयारण्य ये भी कर्नाटक में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में एकदम अपडेट है ये। महारत्न कंपनी की संख्या 10 है, नवरत्न कंपनी की संख्या 14 है और मिनी रत्न कंपनी की संख्या 73 है। फिर समझिए, महारत्न कंपनी कितनी है? 10 है, नवरत्न 14, मिनी रत्न 73, याद रखिएगा। ओमान देश की राजधानी कहाँ है? तो ओमान देश की जो राजधानी है वो है मस्कट। कहाँ है? तो मस्कट है। कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी है नूर सुल्तान। इससे पहले कजाकिस्तान की जो राजधानी थी वो थी आस्ताना, लेकिन उसको हटाकर नूर सुल्तान, वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्हीं के नाम पर कजाकिस्तान की राजधानी का नाम रखा गया नूर सुल्तान, ये ध्यान रखिएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? यानी मैकमोहन रेखा किससे संबंधित है? तो भारत और चीन से संबंधित है। कब हुआ है? तो 1914 में शिमला में ये समझौता हुआ है, ठीक है। ये निर्धारण कब किया गया? 1914 में। कहाँ? तो शिमला में। मैकमोहन रेखा बोलेगा तो भारत और चीन, ठीक है। हिंडनबर्ग बोलेगा तो जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा बोलेगा तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं समांतर रेखा बोलेगा तो यूएसए और कनाडा। डूरंड रेखा बोलेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद रखिएगा। अजमेर में स्थित 2.5 दिन नामक झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसे 5 से 7 क्वेश्चन बनेगा, एकदम गौर सुनिएगा। 2.5 दिन नामक झोपड़ा है क्या? तो ये मस्जिद है। 2.5 दिन नामक जो झोपड़ा है क्या है? तो मस्जिद है। कहाँ है ये? तो अजमेर में है। किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चौगान खेलते समय, जिसको पोलो बोलते हैं, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, याद रखिएगा। इनको लाहौर में दफनाया जाता है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं रखी थी। और एक और मैं बात बता दूं कि 2.5 दिन नामक झोपड़ा जो मस्जिद है, इससे पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तो संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। इसको विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत विद्यालय को बनाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़कर 2.5 दिन नामक झोपड़ा मस्जिद बनाया, ये ध्यान रखिएगा।
कहाँ है? तो अजमेर में है। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? तो पुनासा जलप्रपात है चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। और समझिएगा, जोग या गरसोप्पा है इरावती नदी पर। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। ये ध्यान रखिएगा। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो दो नदियों को जोड़ने की परियोजना को अमृत क्रांति कहा जाता है। ठीक है, यानी अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की बात किया जाए दूध उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक से है। लाल क्रांति टमाटर या मांस से है। कृष्णा क्रांति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन से है। ये ध्यान रखिएगा। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? देखिए पहले जैसे समझिएगा जजिया क्या है। देखिए जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता है। जो मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू जैन सिख बौद्धिस्ट जितने भी थे उनसे लिया जाता था जजिया कर। अकबर क्या करता है 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। कब समाप्त करता है जजिया कर को? 1564 में। किसने किया? अकबर ने। अगर क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 में। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। उसके बाद इसको समाप्त किसने किया? अकबर ने किया। इसके बाद फिर पुनः लगाया था औरंगजेब ने। अब पूरी तरह से एकदम पूर्ण रूप से अगर समाप्त हुआ है तो उसको मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया है। याद रखिएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया? अकबर ने बिहार और बंगाल को 1576 में मिलाया था। याद रखिएगा। अकबर का जन्म 1542 में हुआ है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ है। याद रखिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान जो संस्थान है वो है कानपुर में। ठीक है, फिर सुनिएगा। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चीनी पूछेगा, चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ये ध्यान रखना आपको। नहावा सेवा जिसको अब पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये तो नहावा सेवा महाराष्ट्र में हो गया। तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। मरमा गोवा कहाँ है? गोवा में। कन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु में। जितने भी पॉइंट हैं एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबू लामजाओ कहाँ स्थित है? ये पिछली बार दरोगा में पूछा जा चुका है पीटी में। तो मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में है। ठीक है, इसको पूरा डिटेल समझिएगा। इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में है, मणिपुर राज्य में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है किबू लामजाओ। ध्यान रखिएगा कहाँ है? तो मणिपुर में। दल बदल अधिनियम किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? देखिए मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। वन लाइनर है, बस इतना समझिए। दल बदल अधिनियम जो है 10वीं अनुसूची, वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में यह दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया है। याद रखिएगा। अनुसूची पूछेगा 10वीं अनुसूची केमा संविधान संशोधन? तो 52वां। कब? तो 1985 में। दीवाने ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान समझिएगा। दीवाने अर्ज है क्या? सैन्य विभाग। पहला पॉइंट, दीवाने अर्ज है क्या? तो सैन्य विभाग है। किसने स्थापना की? तो बलबन ने स्थापना की। ठीक है, सिजदा और पाबोस किसने स्टार्ट किया? बलबन ने स्टार्ट किया। नौरोज़ जो पारसी त्यौहार था नौरोज़, उसको किसने स्टार्ट किया? तो बलबन ने स्टार्ट किया। लौह एवं रक्त की नीति किसने स्टार्ट की? तो बलबन ने स्टार्ट की। तुर्गे चिहलगानी को ख़त्म किसने किया? तो बलबन ने ख़त्म किया। ये ध्यान रखिएगा। तो दीवाने अर्ज है क्या? सैन्य विभाग। किसने स्थापित किया? तो बलबन ने किया। किसी राज्य में शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जैसे वर्तमान में बिहार में शराबबंदी है,
नाम का आपको भी पता है। तो अगर शराबबंदी होगी तो किस अनुच्छेद के तहत होगी? तो आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47 के तहत। ये DPSP में आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 47 में यह बोला गया है कि मद्यपान निषेध, यानी मद्यपान में शराब, मदिरा, जो भी नशीली चीज़ है उस पर निषेध किया गया है और स्वास्थ्य की देखरेख को बढ़ावा दिया गया है। तो अगर शराबबंदी के बारे में बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 47 होगा। आसवान बांध और नासिर झील किस नदी पर है? तो ये नील नदी पर। देखिए, आसवान बांध पूछेगा नील नदी पर, नासिर झील किस नदी पर है? नील नदी पर। ठीक है, मिस्र की देन कहा जाता है नील नदी को। नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। ठीक है, नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, याद रखना आपको। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे बसा है? अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। ये जो है हडसन नदी किनारे है। कौन सी नदी? हडसन नदी। वाशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन किस नदी किनारे है? तो ये है पोटोमैक नदी। कौन सी नदी? पोटोमैक नदी। टोक्यो अराकावा नदी। बगदाद जो है टाइग्रिस नदी। रोम है टाइबर नदी और लंदन है टेम्स नदी। ये ध्यान रखिए। राकापोसी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो राकापोसी जो पर्वत शिखर है वो है पाकिस्तान में। ठीक है, ये तो राकापोसी पाकिस्तान में है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ है? तो नेपाल में है। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। नामचा बरवा कहाँ है? चीन में। नंदा देवी कहाँ है? भारत में। इस तरह से याद कीजिए, कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, छूटेगा नहीं। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ये ध्यान रखना है। पहले भाग में है देश एवं राज्यों के नाम, अनुच्छेद 1 से 4। 2 भाग में है नागरिकता, 5 से 11। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, 12 से 35। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। ऐसे टोटल 22 भाग हैं। जब मैं भाग पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। देखिए, ये मैं बताया। संविधान के भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में है नागरिकता। किस अनुच्छेद में? तो 5 से 11 में है नागरिकता, ये ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। किस अनुच्छेद में? तो 12 से 35 में। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51। ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सेल का ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन? विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो बोलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जस्ट इसका अपोजिट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत सेल किस तरह से कन्वर्ट करता है? तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मानव की त्वचा का रंग किससे बना होता है? देखिए, मानव की त्वचा जो होती है काला, गोरा, सांवला, तो ये जो होती है मेलानिन के द्वारा होता है। एक पिगमेंट होता है, वो होता है मेलानिन। कौन से पिगमेंट? तो मेलानिन के द्वारा शरीर का जो मानव का जो रंग होता है, काला, गोरा, सांवला, उजला, जो भी होता है, वो मेलानिन के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। सूखी बर्फ़ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूखी बर्फ़ है, ये सबको जानता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। महिलाओं को प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता है। यानी प्रसूति सहायता का मतलब जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनको जो बच्चा होता है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा दी गई है कि फ्री में इसका सहायता हो, और बच्चा हो, बेटा हो तो कुछ पैसे का इंतज़ाम किया जाएगा, और बेटी हो तो भी कुछ पैसे का इंतज़ाम किया जाएगा। इनके नाम पर बैंक्स में पैसा जमा किया जाएगा। धर्म समाज की स्थापना कब किसने की थी? तो धर्म समाज की स्थापना राधा कांत देव ने 1830 में की थी। किस समाज की स्थापना? धर्म समाज की स्थापना किसने? राधा कांत देव ने। कब? 1830 में। देखिए, राधा कांत देव जो हैं एकमात्र ऐसे समाज सेवक हैं जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। सती प्रथा जानते ही थे
कि पहले जिनकी हस्बैंड वाइफ जो होती थी, जिसमें जिनकी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उन्हीं के बगल में चिता में उनकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहते थे। तो इसका समर्थन एकमात्र व्यक्ति थे राधाकांत देव ने समर्थन किया कि हाँ ठीक है ऐसा। तो ये क्वेश्चन आता है कि किन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया, तो राधाकांत देव ने। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? तो परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरीश देशमुख ने की। कब की? 1849 में। कौन सी सभा की? तो परमहंस मंडली। कब? 1849। किसने? गोपाल हरीश देशमुख ने। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गोपाल हरीश देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरीश देशमुख को जाना जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की? तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब? 1873 में। किसने? तो ज्योतिबा फूले ने। ये 66 पीटी में क्वेश्चन में आ चुका है ये कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय सेवक समाज। यही क्वेश्चन आया था 66 बीपीएससी के पीटी में कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले की बात किया जाए तो महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु के बारे में बात किया जाए तो महादेव गोविंद रानडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, याद रखिएगा। देखिए, और एक बात बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का लाल, भारत का हीरा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र का लाल कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का हीरा कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है, उदारवादी दल के नेता थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? एकदम VVI क्वेश्चन है ये। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ। ये एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है। इस समय महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में थे। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हरिजन मुद्दे को लेकर पूना पैक्ट समझौता हुआ। कब? 26 सितंबर 1932 को। ठीक है। इस पैक्ट में यह समझौता हुआ कि प्रांतीय विधानमंडल में जो हरिजन की सीट 71 थी उसको बढ़ाकर 148 कर दिया जाएगा और केंद्रीय विधानमंडल में हरिजन की सीट को 18% बढ़ा दिया जाएगा। ये याद रखिएगा। ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ? 26 सितंबर 1932 में। किसके किसके बीच? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो 8 अगस्त, पूरा डेट याद रखिएगा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत आया। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता की। एकदम VVI से भी VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है। कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने? 3 बार। कब? पहला 1986 में। कहाँ? तो कोलकाता। दूसरा 1993। कहाँ? तो लाहौर। और तीसरा किया था 1906 में, ये भी कोलकाता में। याद रखेगा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पहला पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दूसरा पुस्तक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तीसरा पुस्तक है वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा। और एक मैं VVI पॉइंट बता दूं कि पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। कब? तो 1893 से 95 के बीच में पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया लिबरल पार्टी की तरफ से। कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी की तरफ से। महात्मा गांधी ने कांग्रेस सम्मेलन की एकमात्र अध्यक्षता की थी। कब? तो 1924 में बेलगांव। बेलगांव है कहाँ? तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना औलदीन खिलजी ने की। इससे 4-5 क्वेश्चन निकलेगा, एकदम गौर सुनिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछता है चाहे BPSC हो, SSC GD हो, रेलवे हो, BPSC का PT हो, हर में ये प्रशासनिक नीति को पूछता है ये। तो दीवाने मुस्तखराज था क्या? तो ये वित्त विभाग था। क्या था दीवाने मुस्तखराज?
विधि विभाग था। दीवानी मुस्तखराज किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी अस्थाई सेना रखने वाला पहला शासक था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। होलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। अच्छा सा मोस्ट पॉइंट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी खुद को द्वितीय सिकंदर कहता था। क्या कहता था खुद को? दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जिसमें आरबीआई जो बोलते हैं हम लोग, आरबीआई की स्थापना कब हुई? यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई को क्या बोला जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। देखिए स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हो गई। और पूछेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम जो गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ। सर ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। और पूछेगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर या आज़ादी के बाद गवर्नर या राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, FTSE 100 नामक स्टॉक एक्सचेंज किस देश का है? तो ये है लंदन। हमारे देश का क्या है नाम है? तो शेयर बाज़ार है। और FTSE 100 कहाँ का है? तो लंदन का है। देखिए जितने भी क्वेश्चन थे एकदम VVI हैं। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताया वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान समझिए। ये SSGD, ग्रुप डी, फायर ब्रिगेड, दरोगा, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सब में काम आने वाले हैं। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरोगा का सेट प्रैक्टिस पर डे मिलता है आप लोग को। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।